हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और आज 25 जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें से पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इसका आंसर हमारे साथ आप देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन आप बताने के प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है। ठीक है, ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुजरात के जो जूनागढ़ जिले के सासनगीर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो 7वीं बैठक की आयोजित की गई है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की बात करें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बोर्ड की अध्यक्षता की गई है। ठीक है दोस्तों, 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व के जो वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और विश्व वन्य जीव दिवस 2025 के जो थीम है वह है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। दोस्तों, इसमें और हम लोग देखने के प्रयास करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ जो गुजरात में रखी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जानने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि आखिर इसकी जो क्या है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5(1) के तहत 2003 में की गई थी। किसकी? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही। तो दोस्तों, यह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित मामलों और संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन जारी करने से संबंधित सरकार के निर्णयों को मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से में रखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2025 जो कि दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिताओं का एकल खिताब को किसने जीता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2025 दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीती है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि स्टेफानोस जो कि आप देख सकते हैं, और यूकी बावरी, और उसके बाद है एलेक्सी पोपिरिन, और एक है राफेल नडाल। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि दुबई 2025 ओपन ATP जो 500 टेनिस प्रतियोगिताओं का खिताब को किसने जीती है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 की बात करें हम, ठीक है, तो दुबई ओपन ATP जो टेनिस जो प्रतियोगिता है इसकी खिताब को किसने जीती है? तो स्टेफानोस के द्वारा इसको जीता गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेफानोस को नाम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना की रिपोर्ट को जारी किया। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि इस जनगणना में कि 8 राज्यों की जो कि 28 नदियों में इसकी जो इसकी रिपोर्ट में बताया गया है, और जिसमें कि कुल अगर बात करें हम डॉल्फिन की संख्या 6327 है। ठीक है, और अग्रणी राज्य की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन पाई जाती है, और उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम
राज्य का नाम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अग्रणी राज्य किसको, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जो कि जीव का दर्जा दिया है। ठीक है, और बात करें हम भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि पटना बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन थे सत्य कि भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया। तो अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है स्पेनिश को, अंग्रेजी को, पुर्तगाली को या फिर चीनी को। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश जो कि हमारा अंग्रेजी है इसको जो है घोषित किया गया। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और इन्होंने जो कि आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, किसे, अंग्रेजी भाषा को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्न में से किस प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया गया। ठीक है, निम्न में से किस प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा। ठीक है, किस प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बंदी घास के मैदान, गांधी सागर अभयारण्य और ए और बी दोनों, या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में चीता में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बंदी घास के मैदान, या फिर गांधी सागर अभयारण्य, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, या फिर पन्ना जो टाइगर रिजर्व है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित बंदी घास के मैदान और मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य को प्रोजेक्ट चीता के तहत शामिल करने की घोषणा किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो कि बंदी घास के मैदान और गांधी सागर आप दोनों को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में प्रोजेक्ट चीता जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम, ठीक है, तो 17 जो कि सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामिबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद दोस्तों फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 और चीते को इसी उद्यान में छोड़ा गया था। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करने का प्रयास करेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हिम्मत शाह कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया। तो देख सकते हैं ऑप्शन अर्थशास्त्री थे, फिल्म मेकर थे, या मूर्तिकार थे, या फिर अभिनेता थे। ठीक है, तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि हिम्मत शाह कौन थे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हिम्मत शाह एक कौन थे, मूर्तिकार थे। ठीक है, जिनका देखा जाए तो इन्हें जो कि हार्ट अटैक के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और यह जो है गुजरात के लोथल गांव में इनकी जो कि जन्म हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पर करने वाली पहली महिला कौन बनी है। ठीक है, तो इंडोर शॉट पुट में, ठीक है, एक जो खेल है, स्पोर्ट है, 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कृष्णा जयशंकर है, स्मृति मंधाना है, कोनेरू हॉपी है, या बिंदिया रानी देवी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अगर हम कृष्णा जयशंकर की बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 के दौरान जो है इन्होंने 16.03 मीटर को भाला इन्होंने फेंका, जो कि रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। यानी कि ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि विजिटर्स जो हमारे हैं, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर नई दिल्ली की बात करें हम, ठीक है, तो नई दिल्ली अगर बात करें हम, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया, ठीक है। और यह पहली बार विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2015 में किया गया था, यानी पहली बार 2015 में किया गया था। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में प्रसिद्धि जो शिक्षाविदों को 8वें विजिटर्स पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर उतारा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी की बातें हो रही हैं जो कि ब्लू घोस्ट लैंडर जो कि चंद्रमा पर उतारा है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि फायर फ्लाई एरोस्पेस या फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस या फिर अग्निकुल कॉस्मोस या फिर स्काई रूट एरोस्पेस। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा पर उतारा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर देख फ्लाई जो कि फायर फ्लाई एरोस्पेस की बात करें हम, तो एक अमेरिकी कंपनी है जो कि ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, कि ब्लू घोस्ट को देखा जाए तो 15 जनवरी 2025 को एलन मस्क की जो एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से इसे स्पेस पे भेजा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर फाल्कन 9 को आप याद रखेंगे जो क्या है, तो एक स्पेस एक्स है जो किस कंपनी का है, तो एलन मस्क की कंपनी का है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है ब्लू घोस्ट मिशन को जो कि यहाँ भेजा गया, ठीक है। और दोस्तों इसका मिशन का बस यही मकसद है कि धरती से चंद्रमा पर दिखाई देने वाले विशाल क्रेटर जो कि सी ऑफ क्राइसिस की जांच करना, ठीक है। इसका मेन मकसद यही है, ठीक है। और दोस्तों यह लैंडर चांद की जो मिट्टी का विश्लेषण करेगा, ठीक है। तो चलिए इन सारे बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक कौन देश बना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बना है। तो ऑप्शन है चीन है, भारत है, जापान है या फिर फ्रांस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बात हो रही है, अगर आप देख सकते हैं भारत की, ठीक है। अगर भारत की बात करें हम, तो भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े जो कि जैव ईंधन उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। और जनवरी तक भारत में अगर बात करें हम, तो पेट्रोल में 90.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि जैव ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोगकर्ता भी है, ठीक है। तो ये भी बात को आपको याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर यामांडू ओरेसी जो है, यामांडू ओरेसी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो ऑप्शन है वेनेजुएला के, बेलारूस के, उरुग्वे के या फिर फ्रांस के। तो आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे कि जो यामांडू ओरेसी है किस देश के हैं जो कि राष्ट्रपति के पद के शपथ लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उरुग्वे की बात करें हम, तो उरुग्वे के जो राष्ट्रपति के रूप में जो कि यामांडू ओरेसी जो है शपथ लिए हैं और यहाँ के 43वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर हम उरुग्वे की अगर राजधानी की बात करें हम, तो मोंटेविडियो है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। और यह अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच जो कि अंटार्कटिक महासागर के किनारे बसा हुआ है, कौन, उरुग्वे, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 14 साल तक की लड़कियों को
प्री कैंसर वैक्सीन मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस राज्य में 14 साल तक की लड़कियों को जो कि फ्री में जो है कैंसर वैक्सीन मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक और महाराष्ट्र है। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें हम, तो महाराष्ट्र में जो कि राज्य जो है जो 14 साल की लड़कियों को फ्री जो कि कैंसर वैक्सीन यहाँ पर देगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि 0 से 14 साल की जो लड़कियों को मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने का ऐलान किया है। ठीक है, और दोस्तों यह क्या है कि महिलाओं में जो कि गर्भाशय जो कि ग्रीवा कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यह कैंसर मानव जो कि पोपिलोमाया वायरस जो कि HPV के कारण यह होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है, तो आप देख सकते हैं क्रिश्चियन स्टोकर हैं, या फिर बॉट डी वेबर हैं, या फ्रेडरिक मर्ज हैं, या फिर अलेक्जेंडर लुका सेंको है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिश्चियन अगर स्टोकर की बात करें हम, तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इस पर देखिए दोस्तों कि और ऑस्ट्रिया की बात करें हम, तो इतिहास में पहली बार देश में 3 पार्टी जो गठबंधन की सरकारें यहाँ पर बनी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ की अगर ऑस्ट्रिया की संसद की बात करें हम, तो फेडरल असेंबली यहाँ की संसद है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और ऑस्ट्रिया दोस्तों यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, और इसकी राजधानी कहाँ पर वियना है, और मुद्रा इसकी क्या है, यूरो है। तो आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है, और इसकी मुद्रा क्या है, तो यूरो है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़े वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जो कि वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन है नई दिल्ली और जामनगर गुजरात में, या फिर देहरादून उत्तराखंड और रांची झारखंड में। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर बात करें हम जामनगर की, गुजरात की बात करें हम, तो दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव जो कि बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 4 मार्च 2025 को इसकी क्या कि वनतारा का उद्घाटन यहाँ पर जामनगर में किए हैं। ठीक है, और वनतारा एक वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वनतारा केंद्र की बात करें हम, तो वन जीवों के आवास की हानि, मानव पशु संघर्ष और जंगली जानवरों को अवैध शिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत ने जल, स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है भूटान, जापान, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि भारत ने जल, स्वच्छता और जो कि आरोग्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में सहयोग के साथ में क्या किया है, समझौता किया है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप नेपाल के बारे में जानते हैं कि नेपाल जो है, ठीक है, नेपाल के साथ जो भारत ने जल, स्वच्छता और आरोग्य वास क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है एक समझौता किया है। ठीक है, और इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में। और दोस्तों इसका अगर उद्देश्य की बात करें हम, तो दोनों देशों की आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ नेपाल की बातें आ रही है, तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि नेपाल का सबसे बड़ा जो कि व्यापारिक साझेदारी देश कौन है, भारत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने के लिए घोषणा किया था, तो इस बात को भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बताने के प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किस राज्य में की गई है। ठीक है, तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड की बात करें हम, तो उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री हैं एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरू की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर उत्तराखंड के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, और इसकी दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभान्वित करना है। ठीक है, और योजना के दायरे में अगर बात करें तो प्रदेश की जो अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यागता और निराश्रित या दिव्यांग महिलाओं को यह जो है योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार किस मंत्रालय ने आदर्श महिला जो कि हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरू की है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरू की है। ठीक है, तो ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पंचायती अगर राज मंत्रालय की बात करें हम, ठीक है, तो ए जो कि आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरू की है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि पंचायती राज जो मंत्रालय है अगर इस योजना की बात करें हम, तो 5 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत की है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, ठीक है, कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों अभी आपको पता है कि केंद्र में जो कि पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ललन सिंह है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि अमृतसर पंजाब में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान या फिर गुरुग्राम हरियाणा। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अमृतसर पंजाब में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान या गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें गुरुग्राम हरियाणा की, तो गुरुग्राम हरियाणा में जो कि पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखें। ठीक है, और दोस्तों अगर उद्घाटन की बात करें हम, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस केंद्र को अहिंसा विश्व भारती के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और इस केंद्र का उद्देश्य यही है कि विश्व शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1990 से 2000 के बीच मातृत्व मृत्यु दर कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में 1990 से 2020 के बीच मातृत्व मृत्यु दर कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो ऑप्शन है 85%, 87%, 83% या फिर 90%। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें, देख सकते हैं कि 83% की बात करें हम, तो 1990 से 2000 के बीच जो है मातृ मृत्यु दर जो है 83% की गिरावट आई है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, यानी कि जो बच्चे का जन्म हो रहा प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मौतों की मातृ मृत्यु दर जो कि लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और इस दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर की बात करें हम, तो 69% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और दोस्तों इसमें बताया गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अगर मृत्यु दर में 75% की गिरावट आई है, यानी कमी की गई है, जबकि वैश्विक
गिरावट दर कितना है 58%। दोस्तों ये रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जो कि जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है अजय सेठ को, अजय भद्दू को, या फिर मनन कुमार मिश्रा को, या फिर तुहिन कांता पांडे को। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर अजय भद्दू की बात करें हम, जिन्हें जो कि जेम का सीईओ बनाया गया, ठीक है। तो आप इसको नाम को याद रखेंगे। दोस्तों अगर जेम की बात करें हम, तो यह एक सरकारी जो कि ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर सरकारी विभाग जरूरी सामानों और सेवाएं यहां से खरीदते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और दोस्तों इसका मकसद यही है कि सार्वजनिक जो खरीद में पारदर्शिता और दक्षता और गति को बढ़ाना है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी जो खरीदारों को अपने पैसे का सही दाम यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने अभी हाल में संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों ये काफ़ी जो कि फेमस एक खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका आप नाम याद रखेंगे और इनका संबंध को याद रखेंगे, किस खेल से इनका संबंध है। दोस्तों वही पूछा जा रहा है कि अचंता शरद कमल का जो है किस खेल से संबंधित है जो अभी हाल में संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अचंता शरद कमल का संबंध जो है किससे, टेबल टेनिस से है, जो कि अभी ये जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें अगर इनकी हम, तो अगर देखा जाए तो 2004 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। आप इस ध्यान रखेंगे। और 2024 की बात करें दोस्तों, जो कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, इन्हें पीवी सिंधु के साथ में भारत का जो ध्वजवाहक इन्हें को बनाया गया था और इनका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है, ठीक है। तो आप इनके बारे में इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा भाग कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा भाग कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, या फिर मेघालय में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा भाग का आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर को याद रखेंगे। और दूसरे भाग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो किया गया है आयोजन 9 से 12 मार्च तक गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में इससे किया गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो पहला भाग कहाँ पर हुआ, लद्दाख में हुआ था, और दूसरा भाग कहाँ हो रहा, जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जो कि फार्मेसी शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 मार्च को, 5 मार्च को, 6 मार्च को, या फिर 3 मार्च को, ठीक है। तो राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 4 मार्च को, और 5 मार्च को, 6 मार्च को, और 3 मार्च को। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 मार्च की बात करें हम, तो राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखना है। और यह दिवस भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक जो कि प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी, एन चंद्रशेखरन, काश पटेल, या फिर पी सूर्यराज को। तो आप यहाँ पर आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर देखें हम डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी की बात करें हम, तो इन्हें जो आरबीआई के नए
एग्जीक्यूटिव जो कि डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसे अधिनियम 1934 के द्वारा पारित किया गया था और इसे 1 अप्रैल 35 में इसकी परिचालन कार्य शुरू किया था, ठीक है। तो आप इसकी देख सकते हैं, ठीक है। अधिनियम की बात करेगा तो 1934 और 1 अप्रैल 35 को इन्हें परिचालन शुरू कर दिया था, ठीक है। दोस्तों अगर 1949 की बात करें हम तो इससे RBI के जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1937 में अगर बात करें हम तो RBI के मुख्यालय कोलकाता से जो कि मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर सर और जो बर्न स्मिथ हैं RBI के पहले गवर्नर थे, तो इनको आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और RBI के भारतीय गवर्नर की बात करें दोस्तों तो गवर्नर CD देशमुख थे, ठीक है। तो ये भी आपको बात को याद रखना है। और वर्तमान में 26वें जो RBI के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और मुख्य वित्तीय अगर अधिकारी की बात करें हम RBI के, तो सुधा बाला कृष्णन है, ठीक है। तो आपको इनको भी नाम यहाँ पर याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाल में ही किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करें कि किस राज्य को जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है, अभी वर्तमान में, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक की अगर बात करें हम तो कर्नाटक को भी हाल ही में जो नक्सल मुक्त यहाँ पर घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो 25 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको प्रत्येक दिन जो कि आपको सुबह में करंट अफेयर के क्लास देखने को आपको मिलते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके इस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में अगले दिन एक नए करंट अफेयर्स के साथ हम लोग दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, 1 बार 2 बार, आप जितनी बार देखकर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।